नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि पर्सनल अकाउंटिंग कैसे की जाती है। जब कोई सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता लगाने के लिए अकाउंटिंग कराता है तो उसे बिजनेस की अकाउंटिंग कहते हैं। और जब उसे अपना ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी चाहिए, जैसे कि उसके पास टोटल एसेट कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना है, टोटल लाइबिलिटी उसके पास कितनी है, उसके पास कैश इन हैंड कितना है, ये जानना है तो इसके लिए उसे पर्सनल अकाउंटिंग कराना पड़ता है। या ये कहें कि अगर किसी को अपना टोटल नेटवर्थ का पता लगाना है तो इसके लिए पर्सनल अकाउंटिंग की जाती है। वैसे तो पर्सनल अकाउंटिंग किसी की भी की जा सकती है, आप अपना कर सकते हो, आप अपने फैमिली के किसी मेंबर का कर सकते हो। पर जनरली होता क्या है, जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कराता है तो उसके साथ वो अपना और अपनी फैमिली मेंबर का पर्सनल अकाउंटिंग भी करवाते हैं, ताकि बिजनेस के साथ साथ उसके पर्सनल रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहे। तो एज अ अकाउंटेंट हमें बिजनेस के साथ साथ पर्सनल अकाउंटिंग करनी भी आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें अगर किसी का पर्सनल अकाउंटिंग करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें किसी का जब पर्सनल अकाउंटिंग करना होता है टैली में, तो जैसे हम टैली में किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे पर्सनल अकाउंटिंग करने के लिए भी कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे उसे इंडिविजुअल नाम से हमें कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरा नाम प्रवीण झा है, मुझे अपनी अकाउंटिंग करनी है तो मुझे मेरे नाम से, प्रवीण झा के नाम से हम कंपनी क्रिएट करेंगे। या आप जनरली किसी का भी अकाउंटिंग करेंगे तो आप उसके नाम से, जैसे कि रमेश का, सुरेश का, उसके नाम से आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके बाद किसी की पर्सनल अकाउंटिंग करने के लिए हमें उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट, अगर उसका कोई एफडी है, आरडी है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमारे केस में जिसका भी हम अभी पर्सनल अकाउंटिंग करने वाले हैं, उसका हमने जो डॉक्यूमेंट लिया है वो हमारे पास है सेविंग बैंक अकाउंट। अब जिसका भी आप पर्सनल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करता होगा, तो हमें इनकम टैक्स की साइट से 26A डाउनलोड कर लेना है, एनुअल एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। ठीक है, तो एक बार मैं आप सारे डॉक्यूमेंट्स को हम गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट को मैंने एक्सेल में प्रॉपर रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि आपको ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ आए, क्योंकि मैं पासबुक आपको दिखाता तो उसमें ट्रांजेक्शन सही सही समझ नहीं आता। तो हमारे पास दो अकाउंट है, पहला एक बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट है, दूसरा हमारे पास कोटक बैंक अकाउंट है जो कि इसी साल ओपन हुआ है। इसके साथ ही हमारे पास है 26AS। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 26AS है, जिसमें इन्हें 9 लाख रुपए रिसीव हो रहा है, जिसपे 90,000 TDS कटा हुआ है। इन्हें हर महीने 75,000 रुपए रिसीव हो रहा है, जो कि सेक्शन 194I में मिल रहा है। तो 194I होता है रेंट का। इट मीन्स इन्हें रेंट मिल रहा है 75,000, जिसमें से 7,500 रुपए का TDS कट रहा है हर महीने। इसके अलावा और कोई TDS इनका नहीं कटा है। चलिए, तो इसके बाद हम देख लेते हैं AIS। तो AIS ओपन करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें शो कर रहा है कि इन्हें रेंट रिसीव हो रहा है, जो कि अमाउंट है 9 लाख रुपए का इनको रेंट रिसीव हुआ है। और इसके अलावा आप यहाँ नीचे देखेंगे इनको एक रिफंड भी मिला हुआ है, जो कि है असेसमेंट टू ईयर 21-22 और 22-23 में, जो कि यहाँ पे है 55,580 रुपए, जो कि 20/9/2022 को इनको पेमेंट किया है। और एक है 91,800 का, जो कि 16/7/2022 को इनको पेमेंट किया गया है। तो किसी ना किसी बैंक अकाउंट में ये पेमेंट आया होगा, तो वो चलिए हम देखेंगे। इसके बाद एक बार हम देख लेते हैं अपना TIS ओपन करके। तो TIS में बस हमें वही इंफॉर्मेशन दी हुई कि इनको रेंट रिसीव हुआ है 9 लाख रुपए का। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए अब करते हैं अपना टैली ओपन, और इसके बाद डायरेक्ट ओपन करते हैं बैंक स्टेटमेंट, और यहीं से सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा को ले लेते हैं। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे ओपनिंग देखेंगे, 7,32,727 रुपये 40 पैसा है। तो एक बार हमारा टैली ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेता हूँ।
तो हमें 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए पर्सनल अकाउंटिंग करनी है। तो मैंने 22-23 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस दिखा रहा है वो है 7,32,727 रुपये 40 पैसा। ओके, इसके बाद जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन हुआ है वो 11/4/2022 हुआ है, जो कि हमारे 67,500 रुपीज़ हमें क्रेडिट हुआ है हमारे बैंक अकाउंट में। तो ये जो अमाउंट जो हमें क्रेडिट हुआ ये वही अमाउंट है जो हमें रेंट के रूप में रिसीव हो रहा है, जो कि 75,000 रुपये, जिसमें से 7,500 हमारा TDS कटा हुआ है और 67,500 रुपीज़ हमारे बैंक में क्रेडिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी 11/4/2022 को जो अमाउंट मिला हुआ है, क्योंकि जो हमारा रेंट होता है वो है महीने के आखिरी में ड्यू होगा। जैसे कि अप्रैल मंथ का जो रेंट होगा वो 30 अप्रैल को ड्यू होगा और हमें मिलेगा मई में। तो यहाँ पे जो 11 अप्रैल को हमें जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो एक्चुअल में हमारा पिछले मंथ के मार्च मंथ का है, जो कि यहाँ पे रेंट रिसीवल में आप देख सकते हैं 67,500 रुपीज़, जो कि हमने रेंट रिसीवल में डाल के रखा हुआ है। तो ये रेंट रिसीवल है जो कि हमें अप्रैल मंथ में रिसीव हुआ है। तो इसकी एक एंट्री मान लेते हैं हम। रेंट रिसीवल 67,500 रुपीज। तो ये हमारा यहाँ पे रेंट रिसीवल जो है वो यहाँ से हट गया हुआ है। अब इसके बाद हमें मिल रहा है इंटरेस्ट। तो आगे से जो मैं एंट्री मारूंगा मैं एक साथ कंसोलिडेट करके एंट्री मारूंगा, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल एंट्री मारूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इन फ्यूचर में आप किसी का पर्सनल अकाउंटिंग करें तो आप बैंक में जो एंट्री है डेट वाइज उसके वाइज आप एंट्री टैली में मार सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे एंट्री को एक साथ मार देता हूँ। जैसे कि बैंक इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे 5,443 रुपये रिसीव हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है, उसके बाद ये अमाउंट है और ये अमाउंट है। तो टोटल हम देखें तो 12,412 रुपये हमें रेंट के रूप में रिसीव हुआ है। तो इसकी एंट्री मान लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट 12,412। अब यहाँ पे देखिए कई लोग जो प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली, जैसे कि हम नॉर्मल कोई बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। वैसे ही आप पर्सनल अकाउंटिंग में भी जो भी आपके पास इनकम आ रही है उसको आप अगर चाहें तो P&L में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे कैपिटल में किया है। आप चाहें तो इसको इनडायरेक्ट इनकम में ले सकते हैं। मैं इसे इनडायरेक्ट इनकम जैसे लेता हूँ और इसके बाद इसको सेव करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम में हमें बैंक इंटरेस्ट मिल गया 12,412 रुपये। इसी तरह के जो भी उसकी इनकम होगी, जैसे कि रेंट है, सारे इनकम हम इस साइड ले लेंगे और यहाँ पे डेबिट साइड में एक्सपेंस ले लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। और आप चाहें तो दूसरा ये कि इसको सारी चीज़ों को आप कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्ट। दोनों मेथड सही है, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमें रिसीव हो रहा है यहाँ पे हमने इंटरेस्ट का ले लिया है, हम इसको ओके कर लेते हैं। हमारा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद जो हमारे जो रिसीव हो रहा है वो हमारा रेगुलर जो रेंट आ रहा है वो रिसीव हो रहा है। तो एक बार इसको काउंट कर लेते हैं कितने बार हमें ये 60,500 मिले हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हमारे पास 67,500 रुपीज मिला हुआ है। इन टोटल में मैं इसे देखूं तो 4,05,000 रुपए। तो इसका मैं एक एंट्री मान लेता हूं। टोटल में 4,05,000 रुपए का रेंट रिसीव में। ठीक है, इस तरह से रेंट रिसीव का भी हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट हुआ है 22-23 91,800 रुपए क्रेडिट हुआ है। तो ये वही अमाउंट है जो कि हमने AIS में देखा था कि हमारे पास 22-23 का इनकम टैक्स का जो रिफंड था वो हमें मिला था
इस तरह से आप नीचे देखेंगे तो एक और अमाउंट है, देखिए यहाँ पे 21-22 में हम 21 असेसमेंट है 21-22 का 55,580 रुपये हमें रिफंड मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे आईटीडी रिफंड एक्चुअल में जो हमारा 21-22 में हमारे जो इनकम टैक्स रिफंड मिलना था वो था 53,700 रुपये, और 22-23 को जो हमें एक्चुअल रिफंड मिलना था वो 90,000 रुपये। तो हमें जो एक्सेस 1,800 रुपये और 1,880 रुपये जो हमें एक्सेस मिला वो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरेस्ट पे किया गया है। तो इसकी एंट्री मान लेते हैं। रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स, तो हमारे पास जो एक्चुअल मिलना था हमें पास इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिफंड मिलना था वो था 1,83,700 रुपये, और उसके बाद एक्सेस जो इंटरेस्ट मिला है वो है 3,680 रुपये। तो जब भी हम इसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो 3,680 रुपये वो हम अदर सोर्स में इनकम के रूप में, इंटरेस्ट के इनकम के रूप में हम इसे दिखाएंगे। तो इन टोटल में हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे मिल गया है। चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड का सारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे 19/7 को एक पेमेंट हुआ है 10,90,000 का, जो कि हमने लोन के रूप में पेमेंट किया है किसी को, तो उसकी एक एंट्री मान लेते हैं। अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जिसको हमने लोन दिया है। $10,90,000। इसके बाद नीचे आएंगे तो हमने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को पे किया 22,66 रुपए। इसके बाद अकाउंट ओपन हुआ है 2 लाख रुपए का, जो कि ये कोटक बैंक अकाउंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 26/10/22 को 2 लाख रुपए क्रेडिट हुआ है और बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 लाख रुपए डेबिट हुआ है। तो एक कॉन्ट्रा एंट्री मारेंगे यहाँ पे, कोटक बैंक। और एज अ सेल्फ हमने कैश विड्रॉल किया 45,000 रुपए। तो अब हम एक बार अपना बैंक ऑफ बड़ौदा कंप्लीट हो गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस मैच कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा क्लोजिंग दिखा रहा है 7,953 रुपए 40 पैसा। तो यहाँ पे दिखा रहा है 7,953 रुपए 40 पैसा। तो इस तरीके से हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट बैंक हमारा जो कोटक बैंक है इसके ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है 2 लाख रुपए अकाउंट ओपनिंग का, जिसकी एंट्री हमने मान ली है। इसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास रेंट रिसीव हो रहा है। तो पिछले हमने देखा था बैंक ऑफ बड़ौदा में 6 बार रेंट रिसीव हुआ था, तो बाकी महीने का जो रेंट हुआ है हमारा यहाँ पे कोटक बैंक में रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल कितने मंथ हमें रेंट रिसीव हुआ है। 1 2 3 4 5। तो 5 महीने का रेंट रिसीव हुआ है यहाँ पे, वो है 67,500 रुपीज। इसका टोटल करूंगा तो हो रहा है 3,37,500 रुपए। तो कोटक में एक एंट्री मान लेते हैं रेंट की।
3,37,500 रुपये। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा में था हमें 6 बार रेंट रिसीव हुआ था, कोटक बैंक में हमें 5 बार, तो 6 5 11। एक महीना जो मार्च महीना हुआ वो रेंट हमें कब रिसीव होगा, वो फिर से हमें अगेन अप्रैल में रिसीव होगा, लेकिन इस बार मार्च में ड्यू तो हो जाएगा तो वो हमारे इनकम में आएगा। तो फिर यहाँ पे हम एक रिसीवेबल की एंट्री यहाँ पे खड़ी कर लेंगे अपनी F7 में, रेंट रिसीवेबल 7,500 रुपीज, जो कि हमें अगले महीने नेक्स्ट महीने अप्रैल में मिलेगा टू रेंट मार्च मंथ रेंट रिसीवेबल। ठीक है, तो हमारा ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास एक फिर से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो उसके भी कंसोलिडेटेड एंट्री मार लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा रेंट रिसीव हुआ है, ये हमें रेंट रिसीव सॉरी इंटरेस्ट मिला हुआ है, एक इंटरेस्ट ये मिला हुआ है, तो एक बैंक इंटरेस्ट की एंट्री मान लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमें 18,50,000 रुपए किसी आदमी से मिला हुआ है, तो एज अ लोन हमें ये रिसीव हुआ है, तो इसकी एक एंट्री मान लेते हैं। अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें लोन मिला हुआ है। ₹18,50,000। तो हमारा क्रेडिट साइड के सारे आइटम कंप्लीट हो गए। एक बार हम चलते हैं अब डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आप देखेंगे तो 15/12/2022 को हमें LIC का पेमेंट किया हुआ है, तो इसकी एंट्री मान लेते हैं। देखिए अब LIC पेमेंट जो किया है तो इसको आप चाहें तो डायरेक्ट कैपिटल से भी डिडक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे करंट एसेट में भी डाल सकते हैं, ताकि आप अगले महीने अगले साल या नेक्स्ट साल आप जब भी आप अपना बैलेंस शीट देखें तो वहां पे आपको इन टोटल में कितना आपने LIC को पेमेंट किया हुआ वो आपको शो हो जाएगा। इसके बाद हमने रिचार्ज किया तो इसको विड्रॉल में ले लेते हैं। इस तरह से देखेंगे तो विड्रॉल के आइटम को सब एक साथ जोड़ के मैं एंट्री मान लेता हूं। यहाँ पे भी एक रिचार्ज हुआ है, यहाँ पे कोई शादी.com को दिया तो ये भी हमारे एक विड्रॉल में आ जाएगा। तो टोटल विड्रॉल अमाउंट को एक साथ मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक म्युनिसिपल टैक्स पे किया हुआ है, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। म्युनिसिपल टैक्स का एंट्री अलग से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रेंट होता है हमने रेंट इसमें पे किया हुआ है, तो इसका हमें डिडक्शन मिलेगा इनकम टैक्स में जब इनकम टैक्स की फाइल करेंगे। अब यहाँ पे दो अमाउंट हमारे पास दिख रहा है जो कि हमने प्रॉपर्टी के लिए एडवांस में पे किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं टोटल कर लेता हूँ।
तो जैसे ये सब सारे ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन के बारे में आपको पता नहीं तो आपको सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ है, ये अमाउंट क्यों आया है। तो 21,79,150 में हमने प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए एडवांस पे किया हुआ है। तो उसको एसेट में लिख लेते हैं एडवांस में। तो हमारे कोटक बैंक की भी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई, तो इस बार हम इसके बैलेंस को भी चेक कर लेते हैं। तो कोटक बैंक का हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 16,026 रुपये 93 पैसा, और यहाँ पे भी हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है 16,026 रुपये 93 पैसा। तो इस तरीके से हमारा सारा बैंक भी कंप्लीट हो गया ट्रांजेक्शन। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, तो इसके बाद भी हमें सामने वाले से अदर इंफॉर्मेशन लेनी है कि इसमें जितने भी अकाउंट हमारे जो रिसीव हुए हैं पेमेंट, इसके अलावा भी कैश में कोई आपको रिसीव मिलता है क्या, किसी भी तरह का इनकम क्या उन्हें कैश में रिसीव होता है, तो वो हमें देख लेना है। इसके अलावा कोई इनका अदर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, जैसे कि एफडी है, आरडी है, अलग से जो कैश में वो दे रहे हो जो यहाँ बैंक में कवर ना हुआ हो। कोई एनी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस तो नहीं है, जैसे कि उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी हो, कोई अदर एसेट खरीदा हो जो कि हमारे बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा कोई सेल में कोई प्रॉपर्टी है आपने सेल किया है क्या कैश में, तो ये सारे ट्रांजेक्शन को पूछ लेना है। तो हमारे केस में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये बैंक कंप्लीट होता है। तो इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है। इसके बाद अब एक बार हम अपना एएस फिर से ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारी एंट्री और बाकी रह गई है, जो कि हमारा टीडीएस डिडक्शन जो हमारा डिडक्ट हुआ है वो है 90,000 रुपीज। तो ये भी हमारा रेंट है एक्चुअली में, जो कि हमें जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब ये 90,000 में रिफंड मिलेगा, या हमारे पास टैक्स आ रहा है तो उससे डिडक्ट हो जाएगा। तो इसकी एक एंट्री मान लेना है हमें। तो F7 करते हैं। आप यहाँ पे भी चाहें तो जो आपका रेंट टीडीएस रिसीवेबल है, इसे चाहें तो आप कैपिटल से भी डिडक्ट कर सकते हैं, और इसे चाहें तो आप एसेट में भी दिखा सकते हैं। तो मैं इसे भी कैपिटल से डिडक्ट करता हूँ 90,000 रुपए, और कैपिटल मेरा जो क्रेडिट होगा वो होगा मेरा रेंट। तो हमारे इस तरीके से पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेंट रिसीव हो रहा है वो हो गया हमारा 9 लाख रुपए, और जो हमारे 26 एएस में जो दिख रहा है मेरे पास रेंट, वो भी हमारा 9 लाख रुपए, ये हमारा मैच हो गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। मैं इसको आपको पीडीएफ में दिखाता हूँ एक्सपोर्ट करके एक बार। तो देख सकते हैं ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ओपनिंग कैपिटल था, इसके बाद हमारा इस साल जो भी एडिशन और डिडक्शन हुआ है वो यहाँ पे आ गया, जैसे कि हमारा बैंक इंटरेस्ट ऐड हो गया, जिसमें से हमारा ड्राइंग माइनस हो गया, हमारा इंटरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिसीव हुआ है, वही हमने म्युनिसिपल टैक्स पे किया, हमें रिफंड मिला है पुराना हमारा, यहाँ पे हमारा जो भी रेंट है शॉप से रेंट रिसीव हुआ वो हमारा ऐड हो गया, हमने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को पे किया वो हमारा डिडक्शन हो गया, रेंट रिसीवेबल है जो हमने कैपिटल से डिडक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल कैपिटल है वो हमारा यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या लोन और लायबिलिटी है वो यहाँ पे आ गया, हमें ये लोन यहाँ पे हमें पे करना है, वो यहाँ पे शो कर रहा है कि हमें प्रदीप शर्मा और सुरेश जी को लोन देना है। इसके बाद हमारे पास टोटल कितनी फिक्स एसेट है वो हमारी यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें हमारा इंडिविजुअल घर वगैरह जो भी हमारे नाम से है वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमारे पास जो भी कैश इन हैंड है वो कितना है शो हो रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास। हमारे बैंक अकाउंट पे कितना बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमें पास एज अ लोन हमें लेना है, सामने वाले से हमने जिससे लोन प्रोवाइड किया है वो हमारे एसेट में यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ सकते हैं हमने LIC में जो पेमेंट किया हुआ है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि टोटल हमने LIC को इतना पेमेंट किया हुआ है। इस तरीके से आप भी किसी का पर्सनल अकाउंटिंग कर सकते हैं।
और इस तरह से अकाउंटिंग करने के बाद आप उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कितना आसान हो जाएगा। तो आई होप अभी तक जो भी आपने देखा वो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।